नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप ज्ञान के फाउंडर ज्ञान इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम गीक्स फॉर गीक्स के फाउंडर मिस्टर संदीप जैन सर से बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे वो एक टियर 3 कॉलेज से आके उन्होंने पहले एक अच्छी जॉब ली, उसके बाद वो कॉलेज में प्रोफेसर बने, पर फिर ब्लॉग से कैसे उन्होंने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का बिजनेस बनाया है। काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करी, कैसे उन्होंने मार्केट को क्रैक किया और आगे का उनका क्या विजन है। तो इंटरव्यू को आखिर तक देखना और हम संदीप जैन सर को वेलकम करते हैं। वेलकम टू स्टार्टअप ज्ञान सर। हाय। तो संदीप, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मैंने देखा कि आप भी एक नॉर्मल कॉलेज से ही बिलोंग करते हैं, जैसा कि आई थिंक 90 to 95% ऑफ इंडियंस हैं। तो आपका वो जो अर्ली चाइल्डहुड कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था? तो मैं बिलोंग करता हूँ, एक सिटी है फिरोजाबाद, आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। और मैंने अर्ली चाइल्डहुड में गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग की है, जहाँ पर 2 रुपये महीने फीस होती थी। और आप इमेजिन कर सकते हो क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैंने देखी होगी वहाँ पर, जैसे होती है राइट। और उसके बाद सब लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, तो मेरा कुछ सीन ऐसा था कि हमारे जो स्कूल का टॉपर था वो आया, उसने बोला यार आईआईटी एग्जाम होता है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तू भी कर ले। तो मुझे कुछ नहीं पता था, हमारे घर में किसी ने इंजीनियरिंग भी नहीं करा था पहले, तो मुझे लगा यार मैं भी कर लेता हूँ आईआईटी की तैयारी। तो मैंने उसके साथ आईआईटी की तैयारी स्टार्ट की, कोचिंग भी की, 2 साल तैयारी की 12th के बाद। लेकिन एडमिशन हुआ टियर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से आ रहा था। 1 साल तो लग गया हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन करने में, वो समझने में। तो जब टियर 3 कॉलेज में गया तो वहाँ पर भी क्या हुआ कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। मतलब इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जब आप टियर 3 कॉलेज में होते हो तो वहाँ पर होता है क्या है कि पेपर बाहर से सेट हो रहे होते हैं, और आपके एग्जाम भी बाहर से चेक हो रहे होते हैं, आपको पढ़ा कोई और होता है, और एंड आई एम अज्यूमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना नहीं होता है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात में तो एडमिशन ऐसे हुआ था, जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वो काउंसलिंग होती है कॉलेज की, तो कॉलेज वाले भी स्टॉल लगा के खड़े होते हैं। तो मैं डैडी के साथ गया था, तो डैडी को जो जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया वहाँ के एक फैकल्टी थे, वो फैकल्टी की जनरली सेल कराते हैं अपनी एडमिशन। तो फैकल्टी बोलते हैं सर हमारे एडमिशन ले लो, जनरेटर लगा है हॉस्टल है और मथुरा में ही है, आपके घर के पास है, बच्चा खुश रहेगा, आपका घर भी जाता रहेगा। ऐसे करके एडमिशन हो गया था वहाँ पर। ऐसे जैसे कि कोई गाड़ी बेच रहा है, माइलेज ज्यादा है तो ऐसे करके एडमिशन हुआ। जब इंजीनियरिंग खत्म हो गई तो समझ में आया कि यहाँ पे कोई प्लेसमेंट नहीं होने वाला है, वहाँ पर 0% प्लेसमेंट था, तो अलग ही स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है। तो उसके बाद बहुत सारी जगह अप्लाई करा मैंने कि यार कहीं भी कैसे भी जॉब लग जाए, बीपीओ में भी अप्लाई करा। और मेरा थोड़ा टीचिंग में पैशन ज़्यादा था कि यार मुझे बस टीचिंग में जाना है कैसे भी करके। और ये क्या थोड़ा बचपन से पैशन था या कॉलेज में ऐसे कुछ डेवलप हुआ? तो इसका ऐसा है कि मे बी हो सकता है मैंने बहुत खराब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखा है, तो मुझे लगा यार कि ये इम्प्रूव करा जा सकता है। और थोड़ा मैंने पढ़ाया भी है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को, अपने जूनियर्स को पढ़ाया 12th में, तो उससे भी थोड़ा बिल्ड हो गया। तो टीचिंग के पैशन की वजह से मैं जब अप्लाई करता था लोगों को, तो जब भी कंपनी में अप्लाई करता था तो ज़्यादातर मैं ऐसे कंपनी में अप्लाई करता था कि यार जहाँ पर टीचिंग का जॉब। ओके। तो ऐसे करके अर्ली डेज रहे थे मतलब लाइफ के। तो जैसे कि आपने बोला कि आपने भी, क्योंकि आपके किसी दोस्त ने आईटी किया था तो आपने भी भेड़चाल में किया। हम भी उसी उसमें ही थे कि करना क्यों है वो नहीं पता, बट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो किया। बट फिर आपको आगे कैसे जॉब मिली, या वहाँ पे आपने जॉब सीन फिर कैसे क्रैक किया? तो जब बीटेक हो गया उसके बाद मैं टीचिंग का हर जगह अप्लाई कर रहा था। उसके बाद एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आई वाज हायर्ड एज ए टीचर, वहाँ पे मैंने पढ़ा 1 साल, और मुझे लग गया कि ये कैरियर कुछ सेट नहीं हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो उस 1 साल मैंने गेट का एग्जाम होता है एमटेक के लिए, उसकी तैयारी की। तो मैं कॉलेज में पढ़ाता था, इतना लाइब्रेरी कोई बच्चा यूज नहीं करता था, वहाँ पे शाम को लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता रहता था। अच्छा। तो लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते गेट की सारी वो कंप्यूटर साइंस की बुक्स होती हैं, पढ़ते पढ़ते हो गया और वो क्रैक हो गया गेट। ओके। उसके बाद आईआईटी रुड़की चला गया मैं एमटेक करने। रुड़की में 100% से ज्यादा प्लेसमेंट। ओके। वहाँ तो प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा था, मतलब मल्टीपल ऑफर्स मिल रहे होंगे। मल्टीपल ऑफर्स मिल रहे थे। और जो आपने एक्चुअल में सुना था आईआईटी है, वो एक्चुअल में था? एक्चुअल में था। पढ़ाई का प्रेशर बहुत कम, अगर आप उससे कंपेयर करो तो, क्योंकि वही पढ़ा रहे हैं, वही पेपर सेट कर रहे हैं। अच्छा। सीनियर्स में सब कुछ बहुत कूल था, मतलब बहुत कम पढ़ाई का प्रेशर था। तो रुड़की में से प्लेसमेंट हो गया डी शो में, फिर वहाँ से मैंने डी शो ज्वाइन कर लिया। ओके। और डी शो जैसे कि काफ़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है, और इनफैक्ट अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस भी वहीं काम करते थे। और इनफैक्ट जब उन्होंने छोड़ा भी तब भी उनके डी शो के मैनेजर बोल रहे थे कि यार यहाँ इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मतलब ऐसा क्या करने जा रहे हो कि डी शो छोड़ रहे हो। तो वही सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि डी शो में था तो सब कुछ अच्छी सैलरी, सब कुछ अच्छे पर्क्स मिल रहे होंगे, तो कहाँ से मतलब
क्यों छोड़ा, और उससे बड़ा क्वेश्चन कहाँ से कॉन्फिडेंस आया छोड़ने का? तो पहले एक इंटरेस्टिंग चीज है कि डी शॉप में मैंने देखा बहुत सारे फाउंडर्स निकलते हैं वहां से, मतलब जैसे आपने बोला जेफ बेजोस भी वहीं से हैं, तो मेरे साथ के भी इतने लोग थे, उसमें से काफी सारे लोग अभी स्टार्टअप कर रहे हैं जो वहां पर मेरे साथ थे। तो अगर मैं अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन बोलूँ जो मैंने बहुत टफ लिया है, बहुत मुश्किल लिया है, वो शायद डी शो जॉब छोड़ने का ही था। और ये अराउंड किस टाइम में आप डी शो में जॉब कर रहे थे? मैंने ज्वाइन करा था 2007 में, मैंने एमटेक करा था। ओके। और 2.5 इयर्स का मेरा वहाँ पर टाइम था। ओके। 2010 फरवरी में मैंने छोड़ दिया था। अच्छा। तो उस टाइम तक मेरी शादी भी हो गई थी। अच्छा। और रेजिग्नेशन देने के 2-3 दिन बाद मेरी वाइफ ने बताया कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। ओह अच्छा अच्छा। उसके बाद और हुआ क्या था कि बस मुझे डी शो में जब मैं जॉब कर रहा था, तो डी शो की जॉब करते करते गीक्स फॉर गीक्स थोड़ा मैंने बिल्ड कर लिया था। पार्ट टाइम सैटरडे संडे में करता रहता था, बहुत सारा कंटेंट लिखता रहता था। अच्छा। क्योंकि मुझे टीचिंग का बड़ा शौक था और वो एक अच्छा मीडियम मिल गया था। है ना, आई गेस आपने जैसे कि आप पढ़ा रहे थे तो आपको समझ आ गया हो कि बच्चों के क्या डाउट्स आ रहे हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग वही डाउट्स या वही प्रॉब्लम्स को लेके आप अपने ब्लॉग चालू किए। तो ब्लॉग का स्टोरी ऐसा है कि जब मैंने टियर 3 से कॉलेज से इंजीनियरिंग करा, टियर 1 से करा, तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे। मतलब इंजीनियरिंग के बच्चे ऐसा होता है कि 3-4 साल में बहुत कुछ पढ़ते हैं, जब वो फाइनल ईयर में आते हैं, थर्ड ईयर में आते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है यार इतना कुछ पढ़ा है, काम का कुछ नहीं है। अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग और डीएसए कर लो तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, कंपनी वही पूछने वाली है। और डीएसए के भी कुछ ऐसा स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स और उनके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जनरली क्वेश्चंस कंपनीज घुमा फिरा के वही पूछते रहते हैं। तो मुझे वो अपने इंटरव्यूज एक्सपीरियंसेस जो आईटी रुड़की में मैंने इंटरव्यू किए थे, उससे मुझे आइडिया लग गया यार कि ये वाले क्वेश्चंस हैं। इंटरव्यूअर पहले आपसे ब्रूट फोर्स अप्रोच बताते हो आप जनरली, फिर आप इंटरव्यू करते हो ऑप्टिमाइज करो, फिर आप ऑप्टिमाइज करते हो। तो उसके अराउंड मैंने काफी सारा कंटेंट, मुझे समझ में आ गया था कि ये चलेगा पक्का। तो ऐसा कुछ था भी नहीं पहले, मतलब आईटी रुड़की में लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो कंटेंट लिखा, वो अपने आप पॉपुलर हो गया। अच्छा, तो जब आपने बोला कि आप डी शो में कर रहे थे और साथ में गीक्स फॉर गीक्स एज अ ब्लॉग चालू किया था, तो जब आपने 2010 में डिसाइड किया कि अब छोड़ना है, तो तब क्या गीक्स फॉर गीक्स से रेवेन्यू आ गया था, या फिर उसके बाद कैसे प्लान ऑफ एक्शन क्या रहा था? तो उस टाइम गीक्स फॉर गीक्स से बिल्कुल रेवेन्यू नहीं आ रहा था। Okay. और उस टाइम तो मैं 5,000 रुपये सर्वर के कॉस्ट अपनी पॉकेट से पे कर रहा था। अच्छा। और इसीलिए मैंने बोला वो बहुत टफ डिसीजन था, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी और मेरी सैलरी टीचिंग में आके कम हो गई। मैंने टीचिंग जॉब ज्वाइन कर लिया था उसके बाद एक कॉलेज है JIT नोएडा में, तो वहाँ मेरी सैलरी सीधे आफ्टर टैक्स डिडक्शन कम हो गई। और वो डिसीजन मैंने ले लिया बस। उसके बाद बहुत सारा अपोजिशन हुआ फैमिली में, और एक मूवमेंट में मुझे भी लग गया मैंने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि मुझे उसके बाद पता चला कि यार मैं पापा बनने वाला हूँ। हाँ, वो आधी चीजें फैमिली को आपकी डिसीजन नहीं पता, आधा आपको नहीं पता, आधा मुझे नहीं पता था। तो उसके बाद मैंने फिर से सॉफ्टवेयर कंपनी में अप्लाई करा यार कि शायद अब फिर से सॉफ्टवेयर कंपनी में चले जाते हैं, क्योंकि पता नहीं ये क्या हो गया मतलब। तो लेकिन जिन 1-2 कंपनी में अप्लाई करा वहाँ मेरा रिजेक्शन हो गया। तो मुझे बस टीचिंग ही करना था, तो वो काफी अच्छा मेरे लिए सेटअप हो गया कि यार अब यही है और गीक्स फॉर गीक्स को ही आगे बिल्ड करना है, यही ऑप्शन है। और फिर आपने जैसे कि आप कॉलेज में JIT में पढ़ाना चालू किया, तो उसको आप बैकएंड पे ये गीक्स फॉर गीक्स ग्रो कर रहे थे, बट फिर फाइनली कब डिसाइड किया कि नहीं यार अब टाइम आ गया कि गीक्स फॉर गीक्स को फुल टाइम करते हैं? तो जब मैं JIT में जॉब कर रहा था उस टाइम भी काफी लंबे टाइम तक किसी को रेवेन्यू नहीं था। तो एक दिन मेरी वाइफ ने बोला यार तुम इतने सालों से इस पे काम कर रहे हो और दिन रात करते रहते हो, उससे कुछ पैसे तो आते नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा यार तुम बताओ क्या करें पैसे के लिए, मुझे तो मजा आ रहा है बस टीचिंग में, मजा, मुझे मीडियम मिल गया है लोगों से कम्युनिकेट करने का, लोग कमेंट करते रहते हैं, अप्रिशिएट करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार आप इस पे ऐड ही डाल दो कम से कम। तो जब ऐड डाले तो ऐड का रेवेन्यू पहले महीने तो 5,000 का चेक आता है, बस आप भी यूट्यूब कर रहे हो, स्टार्टिंग बहुत कम पैसों से होती है, लेकिन वो धीरे धीरे करके रेवेन्यू काफी ग्रो कर गया और JIT की जॉब के साथ। अच्छा। तो JIT की जॉब छोड़ना मुश्किल डिसीजन नहीं था, मतलब वो तो ये था कि यार ऐड का रेवेन्यू ही वहाँ की सैलरी से ज्यादा हो गया था। ओके। तो JIT आपने कब छोड़ा और अभी फिर गीक्स फॉर गीक्स किस स्केल पे ऑपरेट कर रहा है? तो JIT मैंने 5.5 साल काम करा और छोड़ा था मैंने जून 2015 में। तो JIT जब छोड़ा था तो इनिशियली 3 इंटर्न्स थे कंपनी में, और मेरे साथ के एक टीचर थे, उनके हस्बैंड शिफ्ट हो रहे थे, उनको भी छोड़ना था जब, तो आई कुड गेट अ सीनियर एम्प्लॉय आल्सो इन द कंपनी। तो ऐसे करके हमारी टीम इनिशियली बिल्ड हुई थी। और ये जो इंटर्न थे ये आपने कॉलेज से ही या कहीं और से? उसमें आई वाज फॉर्चुनेट टू बी अ टीचर, मतलब वो ये था कि मेरे स्टूडेंट्स थे और मुझे पता था यार कौन से अच्छे कोडर्स हैं, कौन से अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो वो JIT के ही मेरे कॉलेज के स्टूडेंट थे। ओके, तो वो आपने शुरू किया और अब फिर गीक्स फॉर गीक्स किस स्केल पे ऑपरेट करता है?
तो अभी जो हमारे फुल टाइम एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ है वो 250 के आसपास है। ओके। और तब से लेकर अभी तक वो ग्रेजुअली साइज बढ़ता रहा है हम्म। और अभी हम इस स्टेज पे हैं कि वी आर डूइंग गुड एंड विद दीस 250 एम्प्लॉयज एंड विद दैट मच ट्रैफिक वी आर स्टिल प्रॉफिटेबल, वी मेक डिसेंट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। और तो इसमें वही मेन क्वेश्चन आता है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, किन किन वेज में आप पैसे कमाते हैं? तो हमारे दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। एक तो हमारा है कि हम जो हमारा ब्लॉग है, जो जहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश होते हैं, वहाँ पर एड्स डालते हैं। और सिंस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर आप एलेक्सा रैंक देखेंगे तो Geeks Works आज की डेट में 209 है। तो मुझे नहीं पता कोई भी ऐसी इंडियन वेबसाइट है जिसपे इतना ज़्यादा ट्रैफिक बाहर से आता है। और इस 209 एलेक्सा रैंक में ये कि 35% ट्रैफिक इंडिया से आता है। अच्छा, तो मेजॉरिटी बाहर से? मेजॉरिटी ट्रैफिक बाहर से आता है, और वो भी डेवलप्ड कंट्रीज से, लाइक Okay. चाइना, यूएस, यहाँ से भी काफी अच्छा ट्रैफिक आता है। तो वो ट्रैफिक हमें काफी अच्छा रेवेन्यू देता है और हमेशा से देता आ रहा है, एड रेवेन्यू। एड रेवेन्यू। अब ये कंटेंट कैसे जनरेट होता है? तो कंटेंट का स्टोरी ये है कि स्टूडेंट्स लिखते हैं कंटेंट, हमारे पास एक रिव्यू टीम है और रिव्यू को भी हम धीरे धीरे करके क्राउडसोर्स कर रहे हैं और वो रिव्यू टीम उसको रिव्यू करती है। तो जो भी Geeks Works पे पब्लिश होता है या जो भी आप कंटेंट देखते हो, वो 2 स्टेप पे मैनुअल रिव्यू होता है। एक बार एक एक्सटर्नल रिव्यू करता है, फिर हमारी टीम भी एक बार फाइनल रिव्यू करती है। इसीलिए हम क्वालिटी इंश्योर करते हैं और उस क्वालिटी की वजह से गूगल हमेशा हमें रैंक करता है। अच्छा, आप जनरली स्टूडेंट्स भी बोलते हैं अगर कुछ भी सर्च करो तो GFE का लिंक भी ऊपर आता है। तो दैट हैज वर्क फॉर अस। तो ये रेवेन्यू हमारा ऐसे काम करता है कि हम स्टूडेंट्स को पे करते हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स लिखते रहते हैं और ट्रैफिक इतना ज़्यादा आता है तो हमारा रेवेन्यू भी आता रहता है। बाहर का ट्रैफिक है तो वो चलता रहता है। दूसरा हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम है कोर्सेज का। तो वहाँ पे भी कोर्सेज में भी वी आर डूइंग गुड, वी आर काइंड ऑफ ब्रेक इवन। अगर आप एड वाला देखो तो वी आर प्रॉफिटेबल इन दैट बिजनेस, बट कोर्सेज में वी आर ब्रेक इवन, वी आर व्हाटएवर वी आर मेकिंग, वी आर इन्वेस्टिंग इन दैट। और अभी जैसे कि आपका मतलब पिछले साल का रेवेन्यू किस टाइप से था? अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में वी वर अराउंड 36 करोड़ बैलेंस शीट पे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे कि मैं भी आपके कोर्सेज देख रहा था एंड मैंने देखे मोस्टली जो आई थिंक जो सबसे एक्सपेंसिव कोर्स में ढूंढ पाया वो आई थिंक 10,000 का था। बट हम आपको पता है कि इतने इस फील्ड में इतने ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और 1,00,000, 1.5 लाख, इवन 2 लाख के भी कोडिंग के कोर्सेज हैं। तो मतलब क्या वो कुछ अलग कर रहे हैं, आप कुछ अलग कर रहे हैं, या फिर आप इतने कम प्राइस पे कैसे कर पा रहे हैं? तो एक चीज हमारे लिए है कि हमें कस्टमर एक्वायर करना बहुत इजी है। वी ऑलरेडी हैव दैट मच ट्रैफिक, तो हमारा मार्केटिंग का ऐसा कोई मेजर एक्सपेंस नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा ऐड रन नहीं करने होते, तो इस वजह से कॉस्ट कम है। और दूसरा रीज़न ये है कि मोस्टली कोर्सेज हमने इन हाउस बिल्ड करे हैं अपनी टीम से, और जो लाइव वाले कोर्सेज हैं उसमें बस बाहर के लोग पढ़ाते हैं। तो इन हाउस वाले कोर्सेज तो हम 300 से भी स्टार्ट करते हैं, 300 रुपये से भी स्टार्ट होता है कोडिंग कोर्स। ओके। और जो बाहर पे जहाँ पे मेंटोर हमारे बाहर के होते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, वहीं हमने कॉस्ट 10,000 से ज़्यादा रखा है। एंड मुझे नहीं पता क्या मेजर डिफरेंस है बेसिकली, अगर लेकिन Geeks Works पे प्रोवाइड काइंड ऑफ एवरीथिंग। If you purchase a course, in most of the courses you get practice questions, you get contests, you get quizzes, and you also get 24/7 doubt support. 24/7 doubt support अभी तक नहीं था, but I think 2-3 दिन में हम वो भी करने वाले हैं। और अभी एक और जो सब मतलब एक्चुअली में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये कि आपकी कंपनी ने अभी तक फंडिंग नहीं उठाई, और जबकि आप अब जिस फील्ड में ऑपरेट कर रहे हो, चाहे स्केलर या जो भी इतने कोडिंग इंडस्ट्री, ये सब मैसिवली फंडेड स्टार्टअप्स हैं। तो उनके साथ फिर आप कैसे compete करते हो, या कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करते हो, या वो फंडिंग प्रेशर से आप पे भी प्रेशर आता है कि नहीं? तो फंडिंग का सीन ऐसा है कि वी आर ओपन फॉर फंडिंग, ऐसा नहीं है कि हमें फंडिंग लेनी ही नहीं है। ऑल्दो वी आर एंजॉयिंग आवर बूटस्ट्रैप जर्नी, बट वी नेवर वेंट आफ्टर फंडिंग। ऐसा था कि हम डे 1 से प्रॉफिटेबल है, तो कभी नीड नहीं हुआ कि यार इन्वेस्टर्स के पास जाना है, उनसे फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट करना है। बट इन्वेस्टर्स हमारे पास काफ़ी लोगों ने अप्रोच करा है, कुछ उसमें से बहुत सारे लोगों ने एक्विजिशन के लिए भी अप्रोच करा, लेकिन अभी तक कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ है। तो अभी बस प्रॉब्लम थोड़ी ये होती है कि जब आप इंडिया में हो और आपका बिजनेस थोड़ा सा स्केल पे आ गया है कि 250 एम्प्लॉइज हैं, आपका एक सब्सटेंशियल रेवेन्यू है, तो अगर मैं अपनी कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं वो रिलेटिवली काफी कम है वर्सेस द ब्रांड वी है, जितना हमारा ट्रैफिक आता है या जितना इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में पॉपुलैरिटी है। तो अभी थोड़ा मुश्किल हो इसलिए हो जाता है फंडिंग लेना कि इतने बड़े स्केल पे इंडिया में इतना ज्यादा फंडिंग शायद सीरीज ए में नहीं होता। सो दैट इज वन थिंग, बट अगर फंडिंग आता है हमारे पास और हमें कोई एक लिमिट से ज्यादा रेवेन्यू देने को रेडी, फंडिंग देने को रेडी है, वी आर ओपन फॉर। जैसे कि आपने बोला कि ब्रांड है, तो आई एम अज्यूमिंग जितना भी आपका एनुअल रेवेन्यू है
20, 30, 40x टाइप्स कंपनी का वैल्यूएशन इस टाइप से बनता होगा। राइट, वो अलग अलग मल्टीप्लायर्स लोग यूज करते हैं, बट आई वुड से कि हमारे केस में मैक्सिमम होना चाहिए वो। हाँ, क्योंकि क्योंकि बहुत अच्छा है, ब्रांड और यूजर्स यूजर्स बहुत अच्छे हैं, सारे पॉजिटिव यूजर्स हैं। हाँ, If you search Geeks for Geeks, you will always find positive reviews, students appreciating us, they're getting jobs through us, right? In fact, कॉलेज में तो ये होता है कि हर सीनियर अपने जूनियर को बोलता है यार GFG कर ले, हो जाएगा। कुछ भी जब प्लेसमेंट आने वाले होते हैं, एवरीबॉडी सेज द सेम थिंग। अंडरस्टूड। तो अभी जैसे कि आपने बोला कि बूटस्ट्रैप आप कर रहे हैं, बट आपका आगे का विजन क्या है? मतलब आप क्या देखते हैं कि GFG आ गया और क्या करेगा या क्या करना चाहता है? तो GFG पे हमने एक कंटेंट जनरेट करने का मशीन बिल्ड करा हुआ है, ओके, जिसमें कंटेंट राइटर्स आके कंटेंट लिखते हैं और वो पूरा क्राउडसोर्स है। रिव्यूअर वाला भी हम स्लोली क्राउडसोर्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके इस मशीन को और रिफाइन करना है और कुछ ऐसा बिल्ड करना है जिसमें कंटेंट हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, हमारी कंपनी के ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना। ह्यूमन रिव्यू तो मतलब अपने एम्प्लॉइज के बिना अपने एम्प्लॉइज के बिना, और वो एक क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है और वो अभी प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, वो सारे डोमेन्स में स्केल हो जाए। तो वी बिकम लाइक कंटेंट, फुल्ली कंटेंट कंपनी। तो ये कंटेंट साइड में है। कोर्सेज साइड में एज सच वी जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट डिफरेंट वेज और देख रहे हैं कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। हमने ऑलरेडी लाइव सेल्फ बेस काफी सारी चीजें कर ली और अभी भी हम थोड़ा हसल कर रहे हैं वहाँ पर। हाँ, नहीं क्यों, लेकिन मैंने कई जगह पढ़ा था कि यार इंडिया में एजुकेशन से ज़्यादा एडटेक स्टार्टअप्स होप बेचते हैं कि ये कोर्स ले लोगे तो इतने लाख की नौकरी लग जाएगी, वहाँ नौकरी लग जाएगी। तो वहाँ पे भी आपको क्वालिटी तो देना है, बट सेल कैसे कर रहे हो वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि जैसे आपने बोला शुरुआत में तो आपने अकेले से करी थी, बट आप कंपनी इतनी बड़ी है, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, बट एक जो मेन दिक्कत आती है काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर्स को कि वो इनिशियल टीम कैसे हायर करें। मतलब मार्केट में कंपटीशन इतना आता है, तो दूसरे कंपनीज जो फंडेड स्टार्टअप है वो ज़्यादा सैलरी भी दे सकते हैं। तो आपने वो इनिशियल टीम कैसे हायर करी और क्या लर्निंग्स थी उसमें? तो इनिशियल टीम हायर करना मेरे लिए थोड़ा इजी था कि मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो वहाँ से स्टूडेंट्स कनेक्ट हो गए स्टार्टिंग से। और आज भी कंपनी में जो मेजर कोर टीम में लोग हैं वो मेजॉरिटी मेरे स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने ऐसा था कि उनको मैंने काफ़ी पढ़ाया है, तो उन्होंने तब से ज्वाइन करा और वो आज तक है। जैसे जो कंपनी के CTO हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं, जो कंपनी का सेल्स हेड करते हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं, जो कोर्सेज टीम को हेड करते हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। और वो लोग मतलब एक बॉन्डिंग होता है आपका स्टूडेंट टीचर का, तो बॉन्डिंग मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है अभी तक। तो एक मेरे लिए एडवांटेज रहा है बस टीचर होने का। जैसे कि अभी हम जानते ही हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में चाहे कितनी भी स्ट्रीम हो या आप कुछ भी पढ़ रहे हो, एंड में प्रोग्रामिंग करनी होती है। बट एक सवाल ये रहता है कि क्या प्रोग्रामिंग के लिए कुछ इनबॉर्न टैलेंट या कुछ इनबॉर्न या पहले से कुछ आना चाहिए, या एक नॉन टेक का भी बंदा प्रोग्रामिंग सीख सकता है? मुझे तो लगता है प्रोग्रामिंग कोई भी सीख सकता है। और प्रोग्रामिंग जब लोग बिगिन करते हैं थोड़ा लोग गिव अप कर देते हैं स्टार्टिंग में, नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड हो जाती है और वो बहुत हेल्प करती है। जब आप ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे होते हो तो उसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। जब आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल लॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, गलत कर रहे हो तो घर में एरर आ जाता है। तो प्रोग्रामिंग तो सबको करनी चाहिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर भी हो तो आपको टेक टीम मैनेज करनी है फ्यूचर में, तो उसके लिए भी आपको कोडिंग स्किल और प्रोग्रामिंग स्किल, आपको एटलीस्ट बेसिक्स पता होना चाहिए कैसे सिस्टम वर्क करता है। और आजकल तो ऐसा कल्चर हो गया है कि डिग्री कौन सी स्ट्रीम से कर रहे हो, आपने डिग्री करा भी है नहीं करा है। मोस्टली कंपनी ने डिग्री रिक्वायरमेंट, बहुत सारी कंपनी ने डिग्री रिक्वायरमेंट हटा भी दिया है, इंक्लूडिंग गूगल, कि आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो बस कोडिंग सीख लो और हमारे ज्वाइन कर लो। तो अभी जैसे कि आपने बोला कि हर कोई सीख सकता है कोडिंग, बट आपने ऐसे इतना कोडिंग पढ़ा है, आपको क्या लगता है कि जो इनिशियल लेवल के जो कोडर्स हैं वो क्या कुछ गलतियाँ करते हैं, मतलब कॉमन मिस्टेक्स? तो पहला कॉमन मिस्टेक तो ये था, लोग गिव अप कर देते हैं। जैसे मैंने भी बोला कि लोग थोड़ा ट्राई करते हैं, थोड़ा जब आप ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे होते हो तो आपने थोड़ा गलत बोला, थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर होगी, लेकिन मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है। व्हेन यू आर राइटिंग कोड आप कोई भी चीज गलत नहीं कर सकते। सेमीकोलन है तो सेमीकोलन होना चाहिए, प्रिंट एफ है तो RI को आगे पीछे नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से जो एरर्स आते हैं लोगों को ये बात समझ नहीं आता कि यार क्यों एरर आ रहा है। लोग इनिशियल स्टेज में गिव अप कर देते हैं। मुझे याद है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो 2004 में मैंने इंजीनियरिंग किया है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो उस टाइम मैंने एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखने का कोशिश किया था। लूप वगैरह सीख लिए थे लेकिन वहाँ भी बहुत स्ट्रगल हुआ था। तो प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखने में 2-3 दिन लग गए थे, क्योंकि कभी कोई कंपाइलर एरर आ रहा था, उसके बाद कुछ प्राइम नंबर्स पे चल रहा था, वो कुछ पे नहीं चल रहा था। लेकिन मैंने गिव अप नहीं करा, आई केप्ट ऑन ट्राइंग इट और फाइनली लिख दिया वो प्रोग्राम। तो वो एक मुझे लगता है लोग गलती करते हैं स्टार्टिंग में। दूसरा,
ये होता है कि कुछ लोग ज्यादातर या तो बहुत लर्निंग पे फोकस करने लग जाते हैं, ये वाला डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लो, ये वाला एल्गोरिथम पढ़ लो, या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करने लगते हैं, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। आइडियली मुझे लगता है कि आपको दोनों करने चाहिए, आप प्रैक्टिस भी करते रहो और सीखते भी रहो। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो जनरली लोग करते हैं, मतलब जब स्टार्ट करते हैं। और अभी जैसे कि आपका एक्चुअल में जैसे कि पैशन आपने बताया कि टीचिंग था, बट अब इतनी टीम बड़ी हो गई है, क्या आप टीचिंग कर पा रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं कर पा रहा अभी, और मुझे लगता है कि शायद ऐसा टाइम फिर से आए कि मैं फिर से करने लग जाऊँ। अच्छा, नहीं क्योंकि जैसे कि आप पैशन वो था, बट फिर आपने कैसे शिफ्ट किया कि जैसे कि जब कंपनी आप शुरू करते हो आपका जो पैशन होता है उससे शुरू करते हो, बट अब काफ़ी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, आप भी काफ़ी, आप सीईओ तो आपको भी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें करनी है, तो वहाँ पे आप अपग्रेड कैसे कर पाए अपने आप को? तो जब आप एक कंपनी के सीईओ होते हैं, आपको टाइम टू टाइम रियलाइजेशन अपने आप हो जाता है कि कभी कंपनी की क्या नीड है आपको। जैसे एक टाइम पे मैं खुद से आर्टिकल ब्लॉग लिख रहा था, मुझे थोड़े दिनों में रियलाइज हुआ आई शुड स्टॉप दिस, क्योंकि अभी टीम है और वो लोग अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद मैंने जब कोर्सेज हमने करे तो मैंने खुद से वीडियो बनाए। पहले पहले तो मैंने ऑफलाइन पढ़ाया क्लासेस में उसके बाद मैंने ऑनलाइन पढ़ाया लाइव आके, फिर मैंने वीडियो बनाए। तो वो धीरे धीरे करके आपको अपने आप समझ में आता रहता है यार कि अब लोग वो अच्छा क्वालिटी कर रहे हैं खुद से, तो आपको नीड नहीं है। और एज ए सीईओ आप अपना जनरली अवॉइड करना चाहते हो कि आप खुद से चीजें ना करो और लोग करें, आप लोगों को विजन की क्लैरिटी रखो, उनसे कम्युनिकेट ज्यादा से ज्यादा करो। तो अभी मेरा रोल वही शिफ्ट हो गया कि मैंने वो सब छोड़ दिया है, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट, भले ही मुझे पैशन हो या जो भी हो, तो जो कंपनी को चाहिए वो करना है। और एक सवाल ये कि जैसे कि जब आपने शुरू किया तब तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, आई थिंक 2009 में स्टार्ट किया था, तब स्टार्टअप फैंसी वर्ड भी नहीं था, बट अब स्टार्टअप भी फैंसी है, फंडिंग भी फैंसी है। तो जब आपके कॉम्पिटिटर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग उठाते हैं, तो फिर आप अपना विजन या आप अपना फोकस कैसे रखते हो? तो या डिस्ट्रैक्शन या वो सब नहीं होता, या क्या करते हो फिर? डिस्ट्रैक्शन तो होता है ऑब्वियसली। जैसे अभी अगर आप देखो तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में, कोडिंग में गीक्स और गीक्स इज लाइक एवरीबॉडी नोस कि गीक्स और गीक्स यूज करना है। थोड़ा बाद आपको फीलिंग आती है कि यार एक दूसरी कंपनी को इतना सारा फंडिंग मिल गया है, नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो उसमें जो हमें एज ए कंपनी हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि यार इतना सारा ट्रैफिक है, और एक हमने सिस्टम बिल्ड कर लिया है कंटेंट जनरेशन का, और जो ट्रैफिक 209 जो अलेक्सा रैंक है, या जो हम इतने मिलियंस में व्यूज देखते हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू रेप्लिकेट। और जो हमारा एक्सपीरियंस है कंटेंट जनरेशन का, लाइक मैं 12-13 साल से कर रहा हूँ अभी, तो मुझे पता है कि क्या इश्यूज हैं, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे समझता हूँ। जैसे मैंने टीयर 3 से बीटेक करा है, टीयर 1 से एमटेक करा है, फिर टीयर 2 कॉलेज में 5.5 साल पढ़ाया है। तो मुझे उस चीज का थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि वील ऑलवेज बी देयर इन द फील्ड, वी अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रियली वेल। So that kind of always keeps us motivated and confident कि we are not going to leave this field. और जब जैसे कि होता क्या है ना कि आपकी जर्नी इतनी लंबी रही है, 2009 से शुरू किया, तो कभी ऐसा डाउन मोमेंट्स आए कि यार ये क्यों ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे डी शॉ थी या JIT था, स्टेबल पीसफुल लाइफ तो था ही, तो ऐसे कुछ मोमेंट्स अगर आप शेयर करें, और फिर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको ओवरकम कैसे किया? तो ऐसे मूवमेंट आते हैं लाइफ में बार बार, और कई कुछ मूवमेंट ऐसे थे कि एक बार किसी ने डीएनएस हैक कर लिया था गीक्स और गीक्स का, तो सब कुछ डाउन ही हो गया था। तो उस टाइम आई हैड टू स्पेंड 2 कंटिन्यूअस डेज एंड नाइट्स टू जस्ट मेक एवरीथिंग अप। उसमें सोशल मीडिया पे भी लोग शेयर करने लग गए थे कि गीक्स और गीक्स बैंकरप्ट हो गया। उस टाइम हमारा कोई रेवेन्यू नहीं था। और एक होता है कि जब हमने जीएफजी बिल्ड करा, तो हमारा मेन इंटेंशन था कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को हेल्प करना है। लेकिन एक दो बार क्या हुआ कि जब जीएफजी बिल्ड हो गया तो लोग रिक्रूटर्स उसे यूज करने लगे, रिक्रूटर्स वहां से क्वेश्चंस पूछने लग गए, फिर वो एक्सपेक्ट भी करने लग गए कि जो सामने इंटरव्यू देने बैठा है वो वही बता दे अप्रोच। तो वहां पे भी मैं कुछ नेगेटिव फीडबैक है स्टूडेंट्स की कि यार रिक्रूटर आपके प्लेटफॉर्म पे ये वाला अप्रोच नहीं था, इसलिए मेरा रिजेक्शन हो गया। हमारा इंटेंशन था हेल्प करना, बट वो वैसे करके हो जाता है कई बार। बट अगेन अगर आप कोई भी चीज बिल्ड कर रहे हो तो थोड़े बहुत सेटबैक आते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आप एक लार्जर कम्युनिटी को हेल्प करते आ रहे हो और मेजॉरिटी कम्युनिटी आपको अप्रिशिएट कर रही है, तो वो हमेशा आपको मोटिवेटेड रखता है कि आप कुछ अच्छा ही कर रहे हो। और जैसे कि अभी अब काफ़ी अच्छे स्केल में गीक्स फॉर गीक्स हो गया है, बट अपने इस जर्नी में काफ़ी कुछ गलतियां भी करी होंगी, उनसे सीखा भी होगा, तो आपकी मेन आप क्या टिप्स दोगे जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अब स्टार्टअप करना चाहते हैं? तो पहली गलती तो मैंने ये करी थी, जब हमने इनिशियल टीम बिल्ड करी तो सारे टेक के लोग हायर कर लिए, सारे कोडर्स हायर कर लिए। तो अगर आप एक टीम बिल्ड कर रहे हो तो आपके पास मिक्स लोग होने चाहिए, कुछ टेक भी होने चाहिए, कुछ नॉन टेक भी होने चाहिए।
तो हो सकता है उसकी वजह से हमारा थोड़ा ग्रोथ स्लो रहा स्टार्टिंग में। और मुझे जनरली लगता है कि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो थोड़ा लीव करते रहते हैं कि यार ये नहीं ये करो। तो मुझे जो लगता है जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जनरली आजकल के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो स्टैब्लिश्ड वर्सेस कम स्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें डिफरेंस होता है कि वो छोड़ देते हैं बीच में। उनको जब लगता है कि यार नहीं हो रहा है या उनको कोई और अट्रैक्टिव चीज दिख जाती है तो उनको लगता है यार ये छोड़ के ये कर लेते हैं। मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी बिल्ड करना पर्टिकुलरली बूटस्ट्रैप बिल्ड करना इज लाइक अ टेस्ट मैच कि आपको लंबा गेम खेलना है और यू नीड टू प्ले इट लाइक 2020 और आपको हर बॉल पे 6 मारना है। आपको कोई भी दिन ऐसे नहीं आना कि बैठे हैं काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको करते रहना है और लॉन्ग टाइम तक करते रहना है। वो मुझे लगता है कि बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को दिमाग में रखना चाहिए अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी कंपनी या ब्रांड बहुत जल्दी बिल्ड नहीं होता है। मतलब मुझे जो लगता है मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है और उसमें टाइम लगता है, मतलब और आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। तो अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे तो मे बी आपके लिए वो गेम नहीं है। और एंटरप्रेन्योरशिप का गेम टाइम के साथ लेवल बढ़ता जाता है, कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, आप थोड़ा ग्रो करते हो, एम्प्लॉइज का काउंट बढ़ता है, उनको मैनेजमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे आपने बोला लोगों को फंडिंग मिल जाती है आपके डोमेन में, वो एक अलग चैलेंज आता है। तो वो लेकिन आई बीन एंजॉयिंग इट कम्प्लीटली, मतलब वो जर्नी लेकिन बड़ी अच्छी होती है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये क्विट करते हैं? वो शुरुआत में जो डी शो के बाद लगा था बट उसके बाद से आपको समझ आ गया था कि हाँ इसमें बड़ा गेम हो सकता है? उसमें हमेशा लगता रहा मुझे, क्योंकि हमेशा से एक्विजिशन के ऑफर आते रहे टाइम टू टाइम, एप्रिशिएशन मिलता रहा है लोगों से, स्टूडेंट्स हमेशा कंज्यूम करते आए हैं। तो वैसा कभी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग कभी नहीं आया। थोड़ा बहुत कई बार थोड़े छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो आपको लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब आप लार्जर पिक्चर देखते हो कि यार ओवरऑल वी आर हेल्पिंग एंड दोज मेनी पीपल आर कंज्यूमिंग, तो वो सेटल हो जाता है। और अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं जीएफजी के? तो फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो जैसे हमारे 2 बिजनेसेस हैं, तो एक जो बिजनेस है कंटेंट वाला, उसको तो हम रिफाइन करने में लगे हैं कि ये कैसे भी करके हमारी कंपनी के लोगों के एफर्ट के बिना वो कंटेंट प्रोडक्शन स्केल हो जाए, मेंटेनिंग द क्वालिटी। बिकॉज अगर आपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करा फिर तो सब फेल है। तो वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट प्रोडक्शन स्केलेबल हो जाए, फिर हम उसे और डोमेन्स में इनफाइनेटली, जैसे आपने बताया कि हम इनफाइनेटली उसको स्केल कर रहे हैं। बिल्कुल फ्लाईव्हील मॉडल हो जाएगा कि आपका खर्चा कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है और आपके एम्प्लॉयज़ भी कम लग रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ उतने एम्प्लॉयज़ में ही खर्चे कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो वो इनफाइनाइट स्केल में फिर आपका आपका आप हर डोमेन में कंटेंट प्रोड्यूस कर लो। तो वो एक प्लान है बेसिकली, और उसको हम धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहे हैं कंटेंट प्रोडक्शन मशीन को। दूसरा जो कोर्सेज वाला बिजनेस है उसमें अगेन उसमें थोड़ा चैलेंजेस हैं। वहाँ पर अभी बहुत क्लियर नहीं है हमें कि यार हमें इस डायरेक्शन में जाना है। वहाँ पर हम लाइव भी कर रहे हैं, सेल्फ पेस भी कर रहे हैं, वी आर इवैल्यूएटिंग बोथ ऑफ देम and maybe we'll continue with both of them, maybe leave one of them. So that's what we are evaluating right now on the courses part. और मैं जब आपने 2009-2010 में शुरू किया था, मैं कभी आपने सोचा था कि 36 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू या 250 एम्प्लॉयज़, मतलब इतने बड़े स्केल में आप फुल टाइम इसको ऑपरेट करेंगे, ऐसा कभी सोचा था? या फिर आपका विजन हमेशा से बड़ा था बट अपने स्टेप 1 एट अ टाइम लेके किया? तो मैंने कभी सोचा नहीं था एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे तो लगता था यार कि मुझे टीचिंग की जॉब करनी है जेआईटी में। एक टाइम पे तो मैंने आईआईटी दिल्ली में पीएचडी के लिए अप्लाई करा था। जो मेरा इनिशियल ड्रीम था वो ये था कि यार किसी आईआईटी में जाके प्रोफेसर बन जाओ, जो वहाँ पे उनको अच्छे से घर मिलते हैं और जो वो मिलता है वैसे लाइफ जियो आराम से। और अगर मैं जब जेआईटी पे आया तो मुझे लगता था कि एक पार्ट टाइम बिजनेस सेट कर लेंगे, 9 to 5 यहाँ पर पढ़ाएंगे और पार्ट टाइम अपना गीक्स एज ए ब्लॉग या फिर कुछ कोचिंग सेंटर वैसा टाइप कुछ कर लेंगे। तो कोई बहुत बड़ा ड्रीम नहीं था। टाइम टू टाइम जब चीज़ें ग्रो करती गई और अच्छे अच्छे स्टेप होते गए और लोग अप्रिशिएट करते गए तो अपने आप हो गया ऐसे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं था। बट ये था कि आपने कंसिस्टेंटली इतने सालों से हार्ड वर्क करते गए और विजन और उसको मिशन को और अपडेट करते गए। स्पेशली अगर शुरुआत आपने एज अ ब्लॉग करी, बट अब मेजरली आप बोल रहे हैं 36 करोड़ का रेवेन्यू ब्लॉग से आ रहा है। इसका आराम से जो वैल्यूएशन 30, 40, 50x में 1000 करोड़ का होता है। तो कोई ऐसे बोलेगा कि यार ब्लॉग से, सिर्फ ब्लॉग से 1000 करोड़ का रेवेन्यू, लोगों को देख के लगेगा कि यार ये तो कुछ क्रेजी चीज़ हो रही है। बट इसके पीछे भी 12, 13, 14 साल की मेहनत है और होपफुली आप जैसे कि आप और डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं वो और सक्सेसफुल होंगे और ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। स्पेशली जैसे आप बोल रहे हैं कि इंडियन वेबसाइट को फॉरेन यूजर्स भी यूज़ करें, तो मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इससे और ज़्यादा जो इंडियन स्टूडेंट्स यूज़ करके अगर वो भी आगे बढ़ पाएँ तो आई होप और बढ़िया करेगी कंपनी। तो ये था संदीप जैन के साथ इंटरव्यू। और जैसे कि आपने देखा ही कि शुरुआत उन्होंने अकेले से ब्लॉग से करी थी,
बट क्योंकि उनका विजन बड़ा था, मिशन बड़ा था और एक्चुअली में उन्होंने प्रॉब्लम समझी कस्टमर की, तो आज इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने खड़ी करी है, वो भी बिना फंडिंग के। एंड आई होप आपको इस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंटरव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह शेयर करो और चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो, ताकि नेक्स्ट जो हम फाउंडर ज्ञान के इंटरव्यू सीरीज में गेस्ट को इन्वाइट करें वो आप मिस ना करें। और संदीप सर, थैंक यू कि आपने टाइम दिया और अपनी लर्निंग शेयर करी। होपफुली ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा और उससे ज़्यादा इंस्पिरेशन भी मिला होगा। थैंक्स सर, इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू।